अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट जून 2023 की परीक्षा दी है तो आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन जो विषय हैं, थ्री जो की इश्यूज हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है, वो पहला है नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट। हम सब जानते हैं कि मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे विषयों में यूजीसी एक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है ताकि किसी शिफ्ट के बच्चों को यह ना लगे कि वो परीक्षा बहुत कठिन। एक पॉपुलर परसेप्शन बन जाता है कि इस शिफ्ट में रिलेटिवली थोड़ा पेपर आसान हुआ, इस शिफ्ट में रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट करती है यूजीसी, उसको नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट के तौर पर हम लोग समझते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके रिजल्ट पर, इसकी हम चर्चा करेंगे और वो कैसे काम करता है, हाउ डज नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली वर्क्स इन प्रोड्यूसिंग योर रिजल्ट्स, राइट। तो पहला हमारा ये बिंदु होगा। दूसरा है एक ड्रॉप क्वेश्चन इफेक्ट। देखा जाता है कि अमूमन जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस रेज हो जाते हैं, जो क्वेश्चन ही फ्लॉड होता है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जो आंसर की में आप क्वेश्चन क्लेम करते हैं और उसके बदले में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बाद में यूजीसी अपने रिवाइज्ड आंसर की में दे देती है। एक वो होता है, लेकिन एक होता है जिस क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया जाता है। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ड्रॉप क्वेश्चन अलग चीज़ है और जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप अपने आंसर की में क्लेम करते हैं वो एक अलग चीज़ है। उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम ड्रॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो जब फाइनल आंसर की आता है तो उसमें आपको दिख जाता है। और जनरली उसमें ये होता है कि अगर सपोज करिए कि किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर पहले वाले आंसर की में ए ऑप्शन आया हुआ था, तो बाद में जब रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आता है तो उसमें रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जब आता है तो यूजीसी उसको, अगर पहले से उसने ए आंसर दे रखा है पहले वाले आंसर की में, तो यूजुअली क्या होता है कि उसको यूजीसी चेंज नहीं करती है। बट बाद में अगर सपोज करिए कि एक आ गया बी ऑप्शन, इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की में फाइनल आंसर की में दे दिया, तो ये दोनों को मान लेते हैं कि सही है, ए एंड बी। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की बात जिस क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ड्रॉप क्वेश्चन का इफेक्ट आपके रिजल्ट पर किस तरीके से होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि परसेंटाइल कैलकुलेशन, और इन तमाम चीज़ों पर आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे। आपने नॉर्मलाइजेशन पे भी देखा होगा, ड्रॉप क्वेश्चन या परसेंटाइल कैलकुलेशन पे भी देखा होगा, लेकिन मैंने भी वो बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं। पर मुझे लगता है कि किसी में भी सटीक जानकारी, क्योंकि हम जब कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और जो हमें भी मैसेजेस आते हैं उसमें स्पष्ट हो जाता है कि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्लैरिटी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हाउ डज इट एक्चुअली इफेक्ट्स योर। बता देते हैं रटी रटाई चीज़ें कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे काम करता है, बट क्या होता है वो ये बता देते हैं, बट हाउ डज इट इफेक्ट्स योर रिजल्ट ये वो नहीं बताते किसी सटीक फिगर के साथ, किसी डेटा के साथ, किसी के रिजल्ट के साथ। तो आज हम आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के स्पष्ट कर देंगे कि नॉर्मलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर दोनों शिफ्टों में परीक्षा हुई है। तो एक ये हो गया, ड्रॉप क्वेश्चन की भी बात करेंगे और परसेंटाइल कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट कैसे काम करता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आई एम श्योर कि उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि ये एक्चुअली आपको कैसे इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में जब मैं बताऊंगा आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो आज का हमारा विषय है, जो एक पहला बिंदु है वो है नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट को ये कैसे प्रभावित करने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा और उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो हम नंबर लेने वाले हैं, देखिए हम बात करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि रिजल्ट कैटेगरी वाइज आता है। जनरल कैटेगरी यूआर का आता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से आता है, ठीक है। और हम जनरली जानते हैं कि अगर हम बात करें एसटी से लेकर के और यूआर के बीच में, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत में अगर हम बात करें तो करीब करीब इतना डिफरेंस होता है, ठीक है, इतना करीब डिफरेंस होता है। अगर ये 47-48% होता है तो ये नियरली 58 to 60% के आसपास होता है फॉर नेट, ठीक है, जेआरएफ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो एक इस समय हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एक जिसमें कट ऑफ कम जाता है इस कैटेगरी में रिलेटिवली, उसको हम लेंगे। और क्यों ऐसा करेंगे, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जितनी बड़ी संख्या हम लेंगे आपको पता है कि उसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी उतना ज़्यादा होता है। अगर हम जितनी बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है, तो उसमें
डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी उतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आपका काम चल जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो हम बात करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो पिछले बार मार्च में हुआ है। ठीक है, तो एक कैटेगरी है, हम जानते हैं एससी। ठीक है, इस कैटेगरी में आप देखिए मार्च के नेट की परीक्षा में 2023 में क्या हुआ था, राइट? कितने क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हुआ था, पहले शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पे हुआ था, दूसरे शिफ्ट में, और नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से कितना डिफरेंस आया था। तो इसको देखिए, जो एससी कैंडिडेट्स थे मॉर्निंग शिफ्ट के, उनका 74 करेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि आप इसका कर लीजिए कि नियरली ये 49% होता है। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट वालों का 71 करेक्ट क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हुआ था। तो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आप देखिए कि 3 क्वेश्चन का नॉर्मली ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से 3 क्वेश्चंस का फर्क आ गया था। ठीक है, अगर इसको आप नंबर में ट्रांसलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 6 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 6 मार्क्स का डिफरेंस इसमें आ गया, यानी कि 74वें क्वेश्चन पे तो हो गया, तो डिफरेंस हुआ यानी कि 72 73, तो लगभग अगर इसमें आप देखेंगे तो 1.3% मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो डिफरेंस आया था वो ये था। 1.34% का नॉर्मलाइजेशन की वजह से डिफरेंस आता है। यही डिफरेंस आप हर कैटेगरी में इंप्लीमेंट कर दीजिए। अगर लेट्स से कि यूआर कैटेगरी में अगर मॉर्निंग शिफ्ट में 59% पे हो रहा है नेट, तो आप इसमें 1.34% करीब आप घटा दीजिए, तो आप लगा लीजिए कि नियरली ये 57 पॉइंट समथिंग में ये हो जाएगा। ठीक है, इतना इम्पैक्ट इसका होगा। ठीक, तो 1.34% का नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ा था। इसको आप हर कैटेगरी में लगा दीजिए। हमने रिजर्व कैटेगरी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें कट ऑफ कम होता है और जितनी छोटी संख्या होगी हमारा कैलकुलेशन उतना एक्यूरेट होगा। आई होप ये नॉर्मलाइजेशन वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो 1.34 आप मान के चलिए कि लगभग 1.5%। नट सेल में मैं इसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए। किसी भी कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट होगा उसका डिफरेंस जो होगा दोनों शिफ्ट में वो करीब 1.5% का होगा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ड्रॉप क्वेश्चंस का। तो एक तो हमने देखा कि जब आंसर की आता है और आप देखते हैं कि चलो किसी क्वेश्चन का, किसी गिवन क्वेश्चन का आंसर ए दिया हुआ है, बाद में क्लेम का विंडो खुलता है और ऑब्जेक्शंस का, और आप करते हैं, और जो फाइनल आंसर की आता है उसमें आप देखते हैं कि अगर बी आ गया तो जो एक्चुअली होता है वो ए एंड बी ऐसे इस फॉर्म में आता है, वो कि दोनों को मान लिया। ठीक है, अगर ज्यादा लोगों ने कहा कि नहीं बी करेक्ट ऑप्शन था, तो जो फाइनल आंसर की में जिस फॉर्म में आता है वो ये होता है, ए एंड बी दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। तो अगर आपके पहले आंसर की में अगर ए एक बार आपने लिख दिया था और वो सही था, तो वो फाइनल आंसर की में भी सही ही होगा, वो आपका गलत नहीं होगा। वो बाद में एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं और आंसर इस फॉर्म में देते हैं, ए एंड बी बोथ इज करेक्ट, इस तरीके से देते हैं। तो अगर आपका पहले वाले आंसर की में कोई क्वेश्चन करेक्ट है तो वो करेक्ट ही रहेगा, वो गलत नहीं हो जाएगा फाइनल आंसर की आने से। ठीक है, तो एक हमने आपको बताया कि आंसर की और फाइनल आंसर की के बीच में किस तरीके से होता है। लेकिन एक तीसरा होता है ड्रॉप क्वेश्चंस का इशू आता है। अब सपोज करिए कि किसी क्वेश्चन का कोड था, क्वेश्चन आईडी किसी का था 51110, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके आगे लिख, जब फाइनल आंसर की आता है तो इसके आगे लिखा होता है ड्रॉप। एक ये फेनोमेना देखने को मिलता है। अब इस ड्रॉप का क्या मतलब है और ये आपके रिजल्ट को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझने का प्रयास करिए। अब सपोज करिए कि जब पहला आंसर की आया और आपके 100 क्वेश्चंस में से, या मान लीजिए 150 आते हैं,
150 में आपने मिलाया और टोटल आपके 80 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं पहले आंसर की के हिसाब से। और बाद में जब फाइनल आंसर की आता है और आप देखते हैं लेट्स से कि 5 ड्रॉप क्वेश्चंस आ गए उसके अंदर, 5 ड्रॉप क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो ड्रॉप क्वेश्चंस को यूजीसी कैसे इंटरप्रेट करती है, ये कहती है कि इसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिए, वो कहते हैं कि हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। कौन कहता है? यूजीसी कहती है कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। 5 ड्रॉप क्वेश्चन सपोज करिए आ गए, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब अगर सपोज करिए आपके 80 करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे पहले आंसर की में और बाद में जो फाइनल आंसर किया है उसमें 5 ड्रॉप क्वेश्चंस आ गए। ये ड्रॉप क्वेश्चंस, 5 ड्रॉप क्वेश्चंस, सपोज करिए आपका 80 जो था वो कुछ ऐसा था 75 प्लस वो 5 क्वेश्चंस जो ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझिए कि अब जो नया कैलकुलेशन होगा आपका वो 75 करेक्ट क्वेश्चंस पे होगा, क्योंकि इस 5 क्वेश्चन को उन्होंने कह दिया कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि या तो इसके मार्क्स किसी को नहीं मिले इस 5 क्वेश्चन के, या इसके मार्क्स हर किसी को दे दिए गए। दोनों ही केसेस में आप ये देखेंगे कि इसका जो मेरिट है, जो मेरिट लिस्ट बना उस पर जो इम्पैक्ट है वो हो गया 0। दोनों ही तरीके से, अगर सबको वो मार्क्स दे दिया गया तब भी और किसी को नहीं दिया गया तब भी। लेकिन इसमें भी एक खास पॉइंट है, ज्यादा नुकसान उन लोगों को है जिनका अगर जो ड्रॉप क्वेश्चंस हैं वो उनके पहले आंसर की में अगर उन्होंने उसको अपने करेक्ट रिस्पांस की तरह ऐड कर लिया था, ऐसे कैंडिडेट्स को उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके का ये ड्रॉबैक है, एक तरह का ये ड्रॉबैक है, क्योंकि जब कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है, कट ऑफ डिसाइड होगी, लेट्स से कि उन्होंने कट ऑफ डिसाइड करना था, क्योंकि कट ऑफ पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ड्रॉप क्वेश्चन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसको ठीक से समझिए। ड्रॉप क्वेश्चन का कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उनको अगर किसी गिवन ईयर में सपोज करिए कि अगर रखना है 95 परसेंटाइल तो वो इतना रखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ और है, जो मैं अगले अपने इस पॉइंट में बताऊंगा, और उस पॉइंट को भी आप पूरा देखिए और फिर आप समझ जाइएगा। तो अगर उनको कट ऑफ रखना है 95 परसेंटाइल सपोज करिए नेट का, तो ये इतना ही रह जाएगा। और सपोज करिए कि हमारा 80 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल पूरे हो जा रहे थे, लेकिन बाद में 5 क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, तो नया जो आपका रिजल्ट बना वो 75 क्वेश्चन पे बना, एंड यू मिस्ड इट बाय 5 क्वेश्चन। तो एक तरीके से जिनका क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आप अगर भगवान से ये मनाते रहिए कि आपका जो सही हो चुका है पहले आंसर की में, उसमें से कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन के दायरे में ना आ जाए, क्योंकि अगर ड्रॉप क्वेश्चन के दायरे में आया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा। यही इम्पैक्ट इसका होता है। और अंत बच गया परसेंटाइल कैलकुलेशन, जो हम अभी आपको आगे बताते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय है समझने के लिए वो है परसेंटाइल कैलकुलेशन। कैसे यूजीसी एक्चुअली परसेंटाइल कैलकुलेशन करती है और रिजल्ट तैयार करती है। हम जानते हैं कि परसेंटाइल ऐसे विषयों में दिया जाता है जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यूजुअली या इन कंपैरिजन टू कह सकते हैं कि रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। तो परसेंटाइल कैलकुलेशन फॉर्मूला उन्होंने एक जनरेट किया हुआ है इसके लिए। वो फॉर्मूला क्या बताते हैं, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन ए सेशन इनटू रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड इक्वल टू और लेस देन 1 इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से परसेंटाइल कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये भी हर साल वैरी करता है, ये भी हर साल वैरी करता है। चलिए ये तो एक प्योर नंबर है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद ये तो जो है सो है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बोर्ड इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बोर्ड को भी नहीं पता होता कि किसी गिवन ईयर में या किसी गिवन साइकिल में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन ए सेशन। जो मेन बात है वो ये है, ठीक है। यानी कि गिवन किसी करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, ये क्लियरली कहते हैं आइदर इक्वल टू और लेस देन 1।
रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड इक्वल टू और लेस देन 1, यानी किसी करेक्ट क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं कि एक करेक्ट क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो है 2 मार्क्स का। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और ये 300 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो अब जो इसको जब ये ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ स्कोर को परसेंटाइल में, तो ये तय करेंगे कि किसी करेक्ट क्वेश्चन के लिए आइदर दे विल गिव यू कैन से 1 मार्क्स और लेस देन, इससे डिसाइड होता है। तो एक तरह से आप देखिए तो ये जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो ये है कि रॉ स्कोर, तो आप स्कोर कितना करते हैं ये बहुत मायने रखता है, और यूजीसी इसके लिए इवैल्यूएशन क्या देती है, ठीक है, 1 देती है, 1 से कम देती है। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज क्लियरली स्टेटेड, रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इक्वल टू और लेस देन 1, राइट। तो ये पूरा फॉर्मूला है जिसके आधार पे परसेंटाइल, इसी के आधार पे परसेंटाइल बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये तो अनडिटरमाइंड है, ये तो पता नहीं रहता है, ये भी पता नहीं रहता है, ठीक है। इसको वो अल्टर करते हैं, ये तो एक प्योर नंबर है।